लव जिहाद कानून में कल का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बेहद अहम है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है, जिस पर राज्य सरकार को कल अपना पक्ष रखना है। अकेले उत्तर प्रदेश में इस कानून के तहत पिछले 1 महीने में जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उनमें से ज्यादातर अपनी मर्जी के निकले हैं, जबकि कानून जबरन के खिलाफ है। रास्ते से बरजंग वाले बदतमीजी करी, टॉर्चर करा। उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया। अगर वह जबरन वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, ऐसा न हो सत्य की यात्रा करनी चालू हो जाए। ये तो प्रेम कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो नहीं होता है इसमें। आपकी पर्सनल लाइफ में सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लड़की को लेके चले गए थे, तो कानून का काम है। लव जिहाद, जिसकी कोई कानूनी परिभाषा तो नहीं, लेकिन देश में हाल के महीनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला विषय बन गया है। वजह है जबरन धर्म बदलवाने के आरोप और इसे रोकने के लिए कुछ राज्यों की कवायद, जिनमें सबसे आगे रहा है यूपी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोधी अध्यादेश लागू हुए महीने भर से ऊपर हो गया है और इसके तहत दर्जनों मामले दर्ज होने के साथ कई गिरफ्तारियां हुई हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में लाया गया है ये कानून। यूपी तो इस नए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के चलते पिछले पूरे महीने इसके अंतर्गत दर्ज हुए मामले और उस पर कार्रवाई को लेकर लगभग हर दिन सुर्खियों में रहा। अब तक सामने आए इन करीब 15 से 16 मामलों में ज्यादातर में जबरन धर्म परिवर्तन की बात साबित न होने की वजह से इसका विरोध भी जोरों पर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही लव जिहाद अध्यादेश के खिलाफ 4 अलग अलग अर्जियां दायर की गई थीं। इन अर्जियों में सरकार पर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने ये भी मांग की थी कि अब तक लव जिहाद कानून के तहत जितने भी केस दर्ज हुए हैं, उनमें आरोपियों को गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की इस मांग को भी खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए योगी सरकार से 4 जनवरी तक इस पर विस्तृत जवाब मांगा है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को 6 तारीख को हलफनामा दाखिल करना होगा। मामले में अंतिम सुनवाई 7 जनवरी को होगी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में हुई थी। सरकार ने सुनवाई के दौरान अपना पक्ष भी रखा और सरकार ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अध्यादेश जरूरी हो गया है। सरकार की तरफ से कहा गया, यूपी में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, इसीलिए ये अध्यादेश लाया गया। दूसरी तरफ यूपी सरकार के खिलाफ पूर्व नौकरशाहों ने भी मोर्चा खोल दिया है। पिछले हफ्ते ही 104 पूर्व IAS अधिकारियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। मुरादाबाद की घटना का हवाला देते हुए इन नौकरशाहों ने चिट्ठी में लिखा है कि लव जिहाद कानून की वजह से पुलिस ने अपनी मर्जी से मुस्लिम से शादी करने वाली एक महिला को टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसका गर्भपात हो गया। चिट्ठी में यह आरोप भी लगाया गया है कि यूपी में जगह जगह लव जिहाद कानून के नाम पर पुलिस बेकसूर लोगों को तंग कर रही है। बजरंग दल के लोग बेकसूर लोगों को तंग कर रहे हैं और पुलिस खामोश होकर तमाशा देख रही है। जिन लोगों को इस कानून की वजह से परेशान किया गया, उनको मुआवजा दे। प्रेमी जोड़ों को तंग करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ जांच हो, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो। सरकार को लिखी गई इस चिट्ठी को बीजेपी सरकार को बदनाम करने की साजिश बता रही है। भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी जो गैंग है, उस गैंग के इशारे पर जो लोग इस प्रकार का काम करते हैं, मैं समझता हूं कि उनके दिन अब बीत चुके हैं और इस देश की जनता बहुत जाग चुकी है। जब वो लोग वहां नौकरी कर रहे थे, तब तो कानून का राज नहीं था। जो वहां यूपी में बड़ी मुश्किल से तो योगी जी कानून का राज स्थापित किया है, तो अप्रिशिएशन लेटर लिखना चाहिए कि आलोचनात्मक लेटर लिखना चाहिए। और मुरादाबाद की जिस पिंकी का जिक्र ये नौकरशाह कर रहे हैं, उसकी कहानी वाकई सोच में डाल देती है कि क्या ये कानून हर लिहाज से जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को रोकेगा ही या फिर कुछ लोगों को रुलाएगा भी। 27 नवंबर को यूपी में ये कानून लागू होने के बाद दर्जन भर से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से एक पिंकी भी थी। मुरादाबाद समेत ऐसी 3 जगहों पर पहुंचा एबीपी न्यूज और जाना कौन सा केस कहां तक पहुंचा, और हमने पाया कि कहीं तो ये कानून परिवार के लिए मुसीबत बन गया और कहीं संगीन आरोपों के घेरे में आ गया आरोपी। सबसे पहले मिलिए पिंकी से, जिसकी शादी के बाद उसके पति की गिरफ्तारी और फिर लड़की का गर्भपात चर्चा में आया था।
बिजनौर जनपद की रहने वाली पिंकी उर्फ मुस्कान और मुरादाबाद के रहने वाले राशिद की लव स्टोरी 1.5 साल पहले उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई थी। 24 जुलाई 2020 को दोनों ने देहरादून में प्रेम विवाह कर लिया था। जब पिंकी गर्भवती हो गई तो दोनों मुरादाबाद के कांठ में राशिद के घर आकर परिवार के साथ रहने लगे। इस दौरान यूपी में नया धर्मांतरण कानून बन गया, जिसके बाद कानून का पालन करते हुए शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुँचे ताकि कोई समस्या पैदा न हो, लेकिन समस्या सामने खड़ी थी। जब 5 दिसंबर 2020 को पिंकी अपनी सास के साथ मजिस्ट्रेट के यहाँ गई, तभी उसे रास्ते में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और थाने ले गए। रास्ते से बजरंग वाले थाने ले जा चुके थे। वहाँ पे बदतमीजी करी, टॉर्चर करा। वहाँ से फिर हमें नारी निकेतन भेज दिया गया था। जो आपके मम्मी हैं उन्होंने शिकायत की थी पुलिस में कि आपने उनकी मर्जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। मेरे को ससुराल में आ रखी थी। 6ठा महीना चल रहा है मेरी शादी को। अब बजरंग वालों ने ही कराया, बाकी और मेरे घर वालों ने कुछ नहीं कराया था। उनकी जबरदस्ती के चक्कर में मेरी मम्मी ने मुकदमा करा था। सब कुछ अपनी मर्जी से कराया, मैंने किसी के जोर दबाव में कुछ नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है, सब करा है जो भी। पिंकी थाने में सबके सामने कहती रही कि वो बालिग है, जिसकी उम्र 22 साल है और वो पढ़ी लिखी है। अपनी मर्जी से उसने देहरादून में शादी की है, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। पिंकी के पति राशिद और उसके देवर सलीम के खिलाफ लव जिहाद का मुकदमा दर्ज करा दिया गया और पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पिंकी को नारी निकेतन भेज दिया गया। वहाँ पिंकी का गर्भपात हो गया। सर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मेरे साथ मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहाँ पे मेरे को दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाए गए, मेरे को ब्लीडिंग और मेरे को मिसगैरेज हो गया है। आखिरकार अदालत में पिंकी के बयान के बाद कोर्ट ने पिंकी को तुरंत उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीने की इजाजत दी और इसके बाद 19 दिसंबर को कोर्ट के आदेश पर पिंकी के पति राशिद और सलीम को भी जेल से रिहाई मिली। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जो लड़की थी उनकी उम्र 22 साल निकल के आई। उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए, वो मेजर थी। उसके बाद उनका 164 CRPC के तहत उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जाना बताया और अपनी शादी भी बताया कि इनकी शादी जुलाई में ही संबंधित लड़के के साथ इन्होंने कर ली है। धर्म परिवर्तन करना भी अपनी मर्जी से बताया। जो आपको पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन अब कोर्ट से आपको राहत मिली है, क्या कहना चाहिए? क्या कहेंगे सर, बहुत खुशी हो रही है, घर चले जाएंगे सर। और क्या जी, कानून सजा अपना आप खुद देगा। उन्होंने मेरे साथ जैसा करा है, जबरदस्ती फंसाया गया है ना मुझे। मैं खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, उसकी फैमिली के साथ में खुश हूँ मैं। अब जिस मामले में शुरुआती तफ्तीश में ही पुलिस तक को भी हार माननी पड़ी हो, जाहिर है वहाँ लोगों में कानून को लेकर बेरुखी तो आएगी ही। अदालत के आदेश पर राशिद और उसका भाई जेल से छूट गए हैं और जो पिंकी है उसको भी नारी निकेतन से रिहाई मिल गई थी। लेकिन उसके बाद से अब पूरा परिवार, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा करके यहाँ से गया हुआ है। परिवार यहाँ पर नहीं रह रहा है। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है। हर आदमी आज़ाद है और वो अपनी खुशी से अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। ये कानून वैसे गलत बनाया गया है। ये तो प्रेम कर रहे हैं अपना, कोई वो नहीं। अब इसमें क्या है, कोई जबरदस्ती तो नहीं होता है इसमें। ये थी पिंकी की कहानी। अब देखिए बरेली का केस। जहां लड़की के साथ छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक मन चला इस कानून के तहत धरा गया। यूपी में लव जिहाद कानून लागू होते ही पहली FIR बरेली में ही दर्ज हुई थी। इस वजह से ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था। मीडिया में मामला उछलने के बाद और ज्यादा बदनामी की डर से लड़की के पिता ने तो कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन मामला ये है कि उवैस अहमद नाम का आरोपी उनकी बेटी को परेशान करता था और फिर 1 साल पहले उससे पहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने तब लड़की को बरामद कर लिया था, लेकिन पिता के मुताबिक बेटी की शादी किए जाने के बाद भी उवैस ही बाज नहीं आया। पिता ने लव जिहाद का आरोप लगाया और आरोपी उवैस के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर, जो रनिया वाला जो लव जिहाद का पहला मामला दर्ज हुआ था, उसमें घर वालों का आरोप है कि उसको गलत फंसाया गया है। देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन ये प्रकरण 2019 में भी हुआ था जब ये उसको लड़की को लेके चले गए थे और उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था 363 और 66 का। तो ये घटना तो पहले भी हुई थी,
और उसी तरह की घटना जब रिपीट हुई, चांस की बात है कि उसी दिन अधिसूचना आई थी इस अधिनियम की और उन्होंने शिकायत की, उसके जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें लगा कि उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई थी। और जहां एक तरफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर आरोपी पक्ष लगातार शिकायत कर रहे हैं, वहीं मऊ के मामले में परिवार पुलिस की तारीफ कर रहा है। मऊ जिला यूपी का दूसरा जिला था जहां लव जिहाद कानून के तहत प्रदेश में दूसरा केस दर्ज हुआ था। आरोप लगा था कि शहजाद ने राहुल बनकर युवती का अपहरण कर लिया था उसकी शादी से ठीक 2 दिन पहले और जबरन धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन आरोपी पक्ष से आरोपी के भाई की पत्नी ने ये जरूर कहा कि पुलिस बड़े संयमित तरीके से उन्हें पूछताछ के लिए ले जाती है और तुरंत ही वापस भी पहुंचा देती है। हालांकि परिवार का मानना ये भी है कि 2 लोगों की गलती का खामियाजा पूरा परिवार क्यों भुगते। दोनों के गलती और परिवार के कोई जेगन पैसा वाला वो परिवार के करिए ना, तो हम लोग परेशान होता है, तो हम लोग पूरा परिवार परेशान होता है। तब हमारे का खूब परेशान है, खाना पीना में कुल परेशान में दिक्कत, बाल बच्चा मेरा 2 है वो दिक्कत है। अच्छा, पुलिस जब आई तो कैसा व्यवहार किया आप लोगों के साथ? नहीं, पुलिस अच्छा है, कुछ नहीं बोला, ना डांटा ना बोला। परिवार के मुताबिक आरोपी के माता पिता भाई तीनों ही बीमार और विकलांग हैं और आरोपी शहजाद ही कमाई का एकमात्र जरिया था। दोनों अपने कई साल से प्यार मोहब्बत करते थे, हमको मालूम नहीं है। ठीक है। जब उसका ब्याह शादी होने का था तो वो भाग के घर से आई तो उसको लेके ये अपने परानी मेहरारू के लड़का के लेके परानी लेके भागे। एक बाद हमारे लंगड़ा लड़का झिंटुआ गए, वो गए, हम चली नहीं। अच्छा, तो लंगड़ा लड़का कहाँ है? वो बंद है। वहीं आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्ती जरूरी भी है। इस तरह की घटनाओं का प्रतिकार हो रहा है, लोग सम्मुख आ रहे हैं। अभियुक्त है, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके घर के लोगों को लोग प्रताड़ित करते हैं, ले जाते हैं। तो ये तो कानून का काम है, कैसे मुद्दे वहाँ अभियुक्त तक पहुँचेगा। इस नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहली चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। बिजनौर में पुलिस ने पिछले महीने अपने घर के पास से एक दलित महिला का अपहरण करने के आरोप में गिरफ्तार 22 वर्षीय बढ़ई के खिलाफ नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत दायर कर दी है पहली चार्जशीट। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सबसे पहले लव जिहाद पर कानून लाने की बात कही थी और अब उत्तर प्रदेश की ही राह पर मध्य प्रदेश भी ले आया है ये कानून और इसे धर्म स्वातंत्र्य विधेयक नाम दिया गया है। उनको भी अपराधी बनाया है, विशेषकर बेटियों के साथ इस तरह की, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश का 2019 का धर्म की स्वतंत्रता कानून भी पिछले हफ्ते ही राज्य में लागू हो गया। एक नजर इन तीनों राज्यों में लव जिहाद कानून के तहत प्रावधानों में फर्क और समानताओं पर। यूपी में इस कानून का नाम है गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक 2020, MP में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 और हिमाचल में धर्म की स्वतंत्रता कानून 2019। अपना धर्म छिपाकर युवती से शादी करने पर यूपी में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, MP में भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि हिमाचल में ये है 7 साल। जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपी के लिए यूपी में होगा ये संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें पुलिस बिना किसी वारंट के कर सकती है गिरफ्तारी। साथ ही ये होगा गैर जमानती अपराध। MP में भी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध और हिमाचल में भी यही प्रावधान है। नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की का धर्म परिवर्तन कराने पर यूपी में 10 साल तक की सजा और 25,000 जुर्माना है। MP में सजा 10 साल तक की ही है, जबकि जुर्माना बढ़कर 50,000 रुपए है और हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 7 साल तक की सजा। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर यूपी में 50,000 तक जुर्माना, 3 से 10 साल तक की सजा। MP में और सख्ती के साथ प्रावधान में 1 लाख रुपए तक जुर्माना, 5 से 10 साल तक की सजा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कानून में ऐसा प्रावधान नहीं रखा गया है। धर्म परिवर्तन करवाने से पहले शादी करवाने वाले जोड़ों को यूपी में 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले DM को बताना होगा। MP में भी 60 दिन पहले DM को बताना होगा, जबकि हिमाचल में ये अवधि सिर्फ 1 महीना यानी 30 दिन ही है।
कानून के तहत किसकी शिकायत पर होगा मामला दर्ज? यूपी में माता पिता या भाई बहन की शिकायत पर, एमपी में माता पिता या भाई बहन या फिर अभिभावक। हिमाचल के कानून में इसका उल्लेख नहीं है। क्या इस कानून के तहत विवाह शून्य माना जाएगा या अमान्य करार दिया जा सकेगा? यूपी समेत एमपी और हिमाचल तीनों ही राज्यों में ऐसा किया जा सकता है। दोषी होने पर सजा के बाद परिवार के भरण पोषण को लेकर यूपी में कोई प्रावधान नहीं। एमपी में बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी तय करने का प्रावधान, हिमाचल में भी कोई प्रावधान नहीं। इस वक्त देश में इन 3 राज्यों समेत कुल 9 प्रदेशों में ऐसा कानून मौजूद है। ये है ओडिशा, जहां 1967 में ऐसा कानून बना था। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में बना ये कानून, छत्तीसगढ़ में 2000 और फिर 2006 में इसमें संशोधन, गुजरात में 2003, झारखंड में 2017, उत्तराखंड में 2018 में और हाल में उत्तर प्रदेश में 2020 में, मध्य प्रदेश में 1968 के कानून में संशोधन के साथ 2020 में नया कानून और हिमाचल में 2019 में जो पिछले हफ्ते लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में महीने भर पहले बने कानून के बाद पहली चार्जशीट भी दायर हो जाने के साथ ही इस कानून के तहत कार्रवाई ने तेजी से गति पकड़ी है। लेकिन अदालत में यूपी सरकार को कानून के खिलाफ यहां दायर याचिकाओं का इसी हफ्ते विस्तृत जवाब देना है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला योगी सरकार के लिए अहम होने वाला है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।